हेलो स्टूडेंट, हम लेसन 6 कारक स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो सेंड किए थे, लेकिन हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने सिर्फ हाफ से भी कम चैप्टर की स्टडी करी थी। लास्ट स्टडी में मैंने आपको बताया था कि कारक के 8 भेद होते हैं और उसके 8 विभक्ति चिन्ह होते हैं, और इन सब का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पर करते हैं। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया हुआ है, इसी से आपने सारे कारक और सारी विभक्ति का यूज़ कैसे कैसे होता है, इससे आपको पता चला था कि कैसे कैसे कहाँ पर आप इसका यूज़ करते हैं। अब हम डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कर्ता कारक की डेफिनेशन क्या होती है, कर्म कारक की डेफिनेशन क्या होती है। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक इंग्लिश में उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, मतलब जिस शब्द के द्वारा हमें ये पता चलता है कि काम कौन कर रहा है, वो हमारा कर्ता कारक कहलाता है। वो हमारे सेंटेंस का जो है हेड होता है, या आप अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं वो हमारे सेंटेंस का हीरो होता है। जो हमारे सेंटेंस का हीरो होता है वो हमारा कर्ता कारक कहलाता है। जैसे श्याम ने बांसुरी बजाई, किसने बांसुरी बजाई? श्याम ने बांसुरी बजाई। सुरेश ने साइकिल चलाई, किसने साइकिल चलाई? सुरेश ने चलाई। और कर्ता कारक का जो है जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है। ने, श्याम ने बांसुरी बजाई, सुरेश ने साइकिल चलाई। फिर इसमें एक कंडीशन ये होती है कि कर्ता कारक में कि वर्तमान और भविष्य काल, प्रेजेंट और फ्यूचर जो सेंटेंस होते हैं उसमें कर्ता के साथ हम विभक्ति ने का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे सागर घूम रहा है, हम स्कूल जाएंगे, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसमें जो है हम इन सेंटेंसों में विभक्ति ने का यूज़ नहीं करते हैं। फिर सेकंड हमारा आता है कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। कर्म कारक क्या होता है? जिस सेंटेंस के जिस वर्ड पे वर्ब का इफेक्ट पड़ता है, क्रिया का इफेक्ट जिस पर पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्म कारक। जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, मतलब इफेक्ट होता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि कृष्ण ने राक्षस को मारा, तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि कौन मार रहा है? कृष्ण मार रहे हैं, तो कृष्ण हमारे क्या हो गए? कर्ता कारक हो गए। मार रहे हैं तो ये हमारी क्रिया हो गई। अब क्रिया का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? मार कौन खा रहा है? किसको चोट आ रही है? राक्षस को। इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? राक्षस पर। तो राक्षस हमारा क्या हो गया? कर्म कारक। दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ है कि गुरु जी छात्रों को पढ़ाते हैं, पढ़ाना क्रिया है और पढ़ाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? छात्रों पर। तो छात्र हमारा क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। तो जो इफेक्टिव वर्ड होता है सेंटेंस का, वो हमारा कर्म कारक कहलाता है। थर्ड आता है कर्ण कारक। कर्ण कारक वो होता है जिसकी हेल्प से क्रिया होती है, क्रिया करने में जिसकी हेल्प ली जाती है, जिसकी हेल्प से हम काम करते हैं, वो हमारा कर्ण कारक होता है। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, तो मैं किसकी हेल्प से लिख रही हूँ? मैं कलम की हेल्प से लिख रही हूँ। बच्चे खिलौने के द्वारा खेलता है, तो बच्चा किसकी हेल्प से खेल रहा है? खिलौने की हेल्प से खेल रहा है, तो हमारा कर्ण कारक हो गया। संप्रदान कारक क्या है? जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो पढ़ने के लिए क्या हो गया हमारा? संप्रदान कारक। छात्र क्या करने स्कूल जाते हैं? पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। तो जिसके लिए कोई काम किया जाता है, विद्यालय जा रहे हैं, जाना तो आपकी क्रिया हो गई, वर्ब हो गई, लेकिन किस एम से जा रहे हैं? पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आपका जो एम होता है, उद्देश्य जिसको बोलते हैं, वो आपका हो जाता है संप्रदान कारक। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए प्राण निछावर कर दिए, तो किसके लिए निछावर कर दिए? देश के लिए। तो इनका एम क्या था कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। तो देश के लिए क्या हो गया आपका? संप्रदान कारक। इसका विभक्ति होती है के लिए। अपादान कारक क्या है? जिससे कोई वस्तु अलग होती है, उसे अपादान कारक कहते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि जब कोई चीज़ अलग होती है, जैसे कि एक मैंने अपने खुद का एग्जांपल आपको बताया था कि जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहा है? अलग हो रहे हैं।
तो पेड़ से पत्ते गिरना, पेड़ों से क्या हो गया आपका अपादान कारक। जैसे बादलों से वर्षा होती है, बादलों से वर्षा हो रही है तो बारिश की जो बूंदें हैं वो नीचे गिर चुकी हैं, तो बादलों से क्या हो गया अपादान कारक। गाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, स्टेशन से जा चुकी है तो स्टेशन से क्या हो गया आपका अपादान कारक हो गया। फिर आता है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट किया जाता है। जैसे कि कोई आपका संज्ञा या सर्वनाम सेंटेंस में है तो उसका रिलेशन हम दूसरे सेंटेंस में देते हैं, दूसरे वर्ड से देते हैं, रिलेशन करते हैं, वो हमारा संबंध। जैसे संबंध का मतलब ही है रिलेशन, तो उसे हम बोलते हैं संबंध कारक। जैसे गीतांजलि टैगोर की रचना है। गीतांजलि किसकी रचना है? टैगोर जी की रचना है, तो गीतांजलि और टैगोर का रिलेशन है। तो जहाँ रिलेशन होता है दोनों में वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? संबंध कारक होता है। जैसे घड़े का जल शीतल है, किसका जल शीतल है? घड़े का, तो घड़े का और जल का रिलेशन है, तो घड़े का हमारा हो गया संबंध कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अथवा स्थान का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार अथवा स्थान, क्रिया जो होती है उसका स्थान क्या है, ठीक है, तो वो अगर जिससे हमें पता चलता है वो हमारा क्या हो जाता है? अधिकरण कारक। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया है कि छत पर कपड़े सूख रहे हैं, तो सूखना क्या हो गया? क्रिया हो गई। कपड़े सूख रहे हैं तो सूखने का इफेक्ट किस पे हो रहा है? कपड़ों पर हो रहा है, तो कपड़े क्या हो गए आपके? गर्म कारक हो गए। अब कपड़े कहाँ सूख रहे हैं? तो कहाँ मतलब स्थान, छत पर सूख रहे हैं, तो जो स्थान होता है वो हमारा अधिकरण कारक होता है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, फल फ्रिज में है, फल फ्रिज में रख दो। रखना है आपको, क्या रखना है? फल रखने हैं। कहाँ रखने हैं? स्थान, जगह कौन सी है? फ्रिज में, तो फ्रिज में आपका क्या हो गया? अधिकरण कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने का बोध होता है। संबोधन, जैसे अरे, अरे सोनू कहाँ जा रहे हो, तो अरे जो होता है मतलब एक अचानक से हम लोग पूछते हैं तो संबोधन करके पूछते हैं, वो हमारा संबोधन कारक हो जाता है। वाह तुमने कमाल कर दिया, तो वाह क्या हो गया? हमारा संबोधन कारक हो गया। ये आपका चैप्टर 6 था कारक, जो हमने आपका आज कंप्लीट करा दिया। अब जो भी स्टूडेंट्स इस बुक से स्टडी कर रहे हैं उसमें ये देखिए आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आप पिछले जो है ये 34 पेज नंबर है, तो पिछले 32 पे देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है कारक की परिभाषा और इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 8 भेद होते हैं, ये आप बताएंगे। सभी के नाम और उनके चिन्ह पीछे चार्ट बना हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। अधिकरण कारक से क्या तात्पर्य है उसके ऊपर आप जाइए इधर से, और यहाँ आपको अधिकरण कारक का डेफिनेशन ये देखिए पॉइंट 7 पे आपको अधिकरण कारक की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। इस तरह से आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी से एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति है और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स आप इसको पढ़ के खुद से करने की कोशिश करिएगा कि ये कैसे किए गए हैं। अगर आपको करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, गुड बाय।